हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। तो आज हम आपके लिए एक सूचना लेकर आए हैं। सूचना ये है कि यूपीएससी ने एक नोटिस जारी किया है। किसके लिए? तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईईएस कह देते हैं, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईएसएस कह देते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने मांगे हैं और लास्ट डेट जो है वो है आपकी 4 मार्च 2025। अभी आपके पास समय है। हम इस वीडियो में जानेंगे किस प्रकार से आप अपना यहां पर फॉर्म फिल कर पाएंगे, किस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, क्या क्या बातें आपके लिए जरूरी हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सब बातें हम यहां पर जानने वाले हैं। तो थोड़ा सा चलते हैं हम इनके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जानने के लिए। ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सभी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए इन्होंने बोला है कि सबसे पहले आपको नोटिस अच्छे से रीड करना है ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। जैसे यूपीएससी आईएएस की बात करते हैं तो उसमें कितनी परेशानी हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि अभी बहुत सी चेंजेस उन्होंने कर दिए हैं। क्योंकि वो आपको पता है खेड़कर का जो मुद्दा था किस प्रकार से वो चला था, है ना। तो बड़ी परेशानी आ रही है। कहां ऐसा था, बड़ी आसानी से हम फॉर्म फिल कर दिया करते थे, लेकिन अब की बार बहुत ज्यादा वो क्या हो गया है, उसे हम कह सकते हैं परेशानी हो रही है। सर्टिफिकेट बनवाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है जी। तो जैसे यहां पर इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे आपको यहां पर अप्लाई करना रहेगा। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है upsconline.gov.in। तो वहां पर क्या है, अगर आपने इससे पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपको सबसे पहले अपने आप को वहां पर रजिस्टर करना होगा। ठीक है ना, यानी कि आप वहां पर क्या करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी वैलिड होनी चाहिए। एक बार ही आपको फिल करनी है, अगली बार जब फॉर्म फिल करेंगे तो आवश्यकता नहीं होगी बार बार अपने बारे में इनको बताने की आप कौन है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन बेनिफिट क्या होगा, एप्लीकेंट्स नीड टू फिल पर्सनल डिटेल ओनली वंस। एक बार ही आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, उसके बाद आवश्यकता नहीं रहेगी। एप्लीकेंट नीड्स टू अपलोड डॉक्यूमेंट इफ रिक्वायर्ड, यदि आवश्यकता है तो वहां पर क्या है, आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे। ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन इज डिजिटली अवेलेबल एनी टाइम एनीवेयर। OTR information get automatically populated while applying under any commission's notification। ठीक है ना। तो ये जो यूपीएससी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसीज निकाली जाती हैं उनमें से आप किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो आपने अगर OTR यानी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो फिर आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इसी से अपना काम चला सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके पहले जैसे हम बात करें, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे हो जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा हो, तो उनको क्या करना है, उनको यहां पर ऐसे फिल कर देना है। OTR अपनी आईडी डालनी है, अपना पासवर्ड डालना है, उसके बाद ये कैप्चा डालना है, फिर लॉगिन कर लेना है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप पहली बार फिल कर रहे हो तो आपको यहां पर क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहां पे स्पेशली मेंशन किया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है और क्लिक करेंगे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन आपका जैसे हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, आप वहां पर लॉगिन कर पाएंगे। मेल आईडी के माध्यम से भी आप जा सकते हैं, मोबाइल नंबर के माध्यम से भी जा सकते हैं। इफ यदि आप यूज करते हैं मोबाइल नंबर तो यहां अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिए, जो भी फिल करेंगे उसके बाद ओटीपी जाएगा, गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना। इस प्रकार आप अच्छे से अपने ही तरीके से क्या कर सकते हैं, यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जब क्लिक करेंगे तो कैसी आपको यहां पर इंटरफेस दिखाई देगा, प्रोवाइड यूर बेसिक इंफॉर्मेशन अंडर OTR। OTR में बेसिक बातें क्या होती हैं, रजिस्ट्रेशन करना या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो है या वेरिफिकेशन डैशबोर्ड, है ना। तो इस प्रकार जो मोटी मोटी बातें हैं, लेकिन हमें क्या चलना है, हमें तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में अपना नाम फिल कीजिए, अपने नाम को वेरीफाई कीजिए। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं, जेंडर फिल कीजिए, उसको भी वेरीफाई कीजिए, डेट ऑफ बर्थ फिल करो, फिर उसको वेरीफाई करो, फादर नेम, मदर नेम, उसको भी वेरीफाई करो,
माइनॉरिटी स्टेटस अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देना, ठीक है, और अपना 10वीं का रोल नंबर जो है वो यहां पर फिल कर देना। उसके बाद सबसे एंड में जब जाएंगे तो ये कैप्चा फिल करते हुए सबमिट कर देना। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप फिल करेंगे अपना यूपीएससी के अंतर्गत कोई भी फॉर्म, तो फिर आपको कहां से बढ़ना होगा, तो फिर उस समय आपको यहां से चलना होगा। मान के चलो इसको मैं एक बार बैक कर देता हूं, थोड़ा सा रुकिए। होम, चलिए, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि आपको इसमें ये बताना है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपको अपना ओटीआर नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं और बाकी जो भी जिस भी फील्ड के लिए आप जाना चाहते हैं, आईएएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, है ना, जो फॉर्म निकले हुए हैं उसकी डेट एक्सटेंड हो गई थी, लेकिन ये क्या है, ये आईईएस के लिए है और आईएसएस के लिए है। उसके बाद जो भी है यहां पर लिखा हुआ है ओटीपी के माध्यम से जा सकते हैं, पासवर्ड अगर आपको याद है तो भी आप पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। ये बातें जब आप अपने लैपटॉप पर अपने आप फिल करेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है ना, तो ये अप्लाई करने का थोड़ा सा तरीका था, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब मॉडिफिकेशन ओटीआर में किस प्रकार से यहां पर इन्होंने बताया है इसके बारे में, तो इन्होंने कहा है कि अपना जो ये कमीशन है यूपीएससी कमीशन, इन्होंने क्या किया है, कुछ चेंजेस के लिए कहा है कि ओटीआर में कुछ चेंज किया जाए। तो जैसे आपको यहां पर बताया गया है, पढ़ सकते हैं पॉइंट ए में, है ना। उसके बाद में वीडियो को स्टॉप करते चले जाएंगे और जैसे जैसे यहां पर बोला है इन्होंने वो आपको देख लेना है। क्या आपने अपना नेम चेंज किया है, नहीं तो नहीं। जेंडर आपका कौन सा है, माइनॉरिटी स्टेटस, ठीक है। उसके बाद में क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, है ना। तो इस प्रकार ये जो है आपको ध्यान में रखनी है बातें। बी पॉइंट इन्होंने मेंशन क्या किया है, द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस इन कॉलम्स रिलेटेड टू फॉलोइंग एंट्रीज इन ओटीआर प्रोफाइल। ओटीआर की जो प्रोफाइल बनी हुई है आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, उसमें आपको नाम में चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ में भी चेंज नहीं कर पाएंगे आप, फादर नेम, मदर नेम, क्योंकि ये तो क्या है, बेसिक बातें होती हैं जो आपको हमेशा याद ही रहती हैं, जो आप कभी भी नहीं भूलते। मोबाइल नंबर, मेल आईडी, है ना, तो इनमें आपका परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार आपको बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। और सी पॉइंट इन्होंने और मेंशन किया है, however if a candidate reports that he or she has lost access to his or her registered mobile number as well as a registered email id, the candidate will have to send a request to the commission for making necessary changes at the mail id। अगर मान के चलो, जैसे सबसे पहली बात ये होती है कि जो भी हम मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर के अलावा मेल आईडी जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए, वो आपको चेंज नहीं करनी है। फिर भी कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, मोबाइल नंबर गुम भी हो जाता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपके पास एक ऐसा टाइम हो कि आपके पास मेल आईडी का पता ना हो और अपना मोबाइल नंबर भी आपको पता ना हो, तो फिर क्या है, फिर इन्होंने कहा है कि आप इस मेल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कमीशन को कि ऐसी प्रकार से हमारे सामने ये दिक्कत है, थोड़ा सा आप सोल्यूशन करने का प्रयास करें अगर हो सकता है तो, ठीक है। तो फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहां पर भेजने हैं उनके पास, ठीक है। मोबाइल नंबर और मेल आईडी नया आए यानी कि आप वहां पर चेंज कर पाए, तो वहां पर आपको 4 डॉक्यूमेंट उनको भेजने होंगे, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पैन कार्ड और पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से कोई भी एक सरकारी जो डॉक्यूमेंट है आप इनमें चारों में से कोई भी एक भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी रिसेंट की जो पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ है वो भेज दीजिए, अंडरटेकिंग इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक है, अपेंडिक्स 9th में जो लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार आपको जो पॉइंट है वो ध्यान में रखने हैं। इन 4 डॉक्यूमेंट को आप संलग्न करते हुए इस मेल पे भेजेंगे कि हमारा मोबाइल नंबर और मेल आईडी जो है वो अब हमारे पास नहीं है, तो थोड़ा सा आप मोबाइल नंबर और मेल आईडी चेंज करने के लिए हमें अनुमति दें। तो वो अनुमति देते हैं तो हो जाएगा, अन्यथा फिर आपको परेशानी हो जाएगी। इसीलिए जो भी आप फुलफिल करें तो आपको परेशानी उसमें नहीं होनी चाहिए, वैलिड हो और चेंज ना करो, ऐसा हमें मान के चलना है। मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, कई बार गलती हो जाती है ओटीआर के अलावा एप्लीकेशन फॉर्म में जब गलती हो जाती है तो कई बार ये ओपन कर देते हैं विंडो कि आप उसमें एडिट कर सकते हैं, कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे उसमें कहा है दिस विंडो विल
remain open for 7 days from the date of opening the same from 5 March 2025 to 11 March 2025। 5 मार्च से लेकर 11 मार्च तक का समय दिया जाएगा, एक हफ्ते ये विंडो ओपन रहेगी। ओटीआर के अलावा जो आपने डिटेल फुलफिल की है उसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई है गलती से तो फिर आप यहां पर चेंज कर पाएंगे। हो सकता है इसकी इन्होंने फीस रखी हो, ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए जी, पहले इनको लॉग इन ही करना पड़ेगा आपको ओटीआर में जाने के बाद, ठीक है, फिर ही आप वहां पर चेंज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार नो चेंज इन द ओटीआर प्रोफाइल कैन बी मेड बाय विजिटिंग द विंडो फॉर मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो विंडो ओपन करेंगे ना उसमें आप अपना ओटीआर चेंज नहीं कर पाएंगे। ओटीआर जो आपने फिल कर दिया है, ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो एक बार हो गया है, वो हो गया। तो इसलिए इसके अलावा और बातें इन्होंने कौन कौन सी बता रखी हैं इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। चलिए जी, ये कैंडिडेट इन्होंने बिल्कुल बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, ये आपको जरूर पढ़ना है। कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑफ वन फोटो आईडी कार्ड, जैसे कि हम बात करें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या एनी अदर फोटो आईडी कार्ड जो कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो, ऐसा आपके पास एक होना चाहिए, ठीक है, फोटो आईडी कार्ड, ठीक है ना। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अभी जो आपको पता है जब हम यूपीएससी का फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसमें बताया था कि आपको नीचे नाम भी लिखना है अपनी फोटो के और डेट मेंशन करनी है कि आपने वो फोटो कब खिंचवाई थी, और फोटो भी ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 10 से 1 दिन का समय दिया उन्होंने। तो ये भी बड़ी आपको बातें देखने को मिली होंगी। द कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड ए स्कैन कॉपी ऑफ द फोटो आईडी whose details have been provided in the online application by him or her, ठीक है। तो एक स्कैन कॉपी अपने पास रखेंगे जो भी आप फोटो आईडी वहां पर दें, ठीक है ना। और साथ में जो भी बातें इन्होंने बता रखी हैं आपके पास उसका एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ जी हमारे पास ये हम ही है वो जिन्होंने ये फॉर्म फिल किया है। लास्ट डेट की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसमें आपको दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं है। 4 मार्च शाम को 6 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलो जी, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं जब आप अपना फॉर्म फिल कर पा रहे हो तब, ठीक है। ओएमआर शीट जब फिल कर पा रहे हो उसके लिए इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई हैं, वो क्या हैं वो तो आप पढ़ ही लेंगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जब तैयारी करते हैं तो अपने साथी बंधु होते ही है ना, तो आपस में बातचीत करके ये बातें तो हो ही जाती हैं कि हमें क्या वहां पर कौन सा पेन लेके जाना है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, उसी का हम केवल यूज कर सकते हैं आंसर शीट में, है ना। पेनल्टी क्या रहेगी अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, और रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी लगती है, तो ये तो आपको पता ही है इसमें, है ना। कैंसिलेशन काउंटर फॉर गाइडलाइंस, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ये टेलीफोन नंबर दिया गया है, इस टेलीफोन नंबर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं, और वो भी वर्किंग डेज होने चाहिए, और समय क्या होगा 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। तो किसी प्रकार की कोई गाइडेंस चाहिए, किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, देन यू कैन गो थ्रू दिस टेलीफोन नंबर्स, ठीक है ना। तो चलिए जी, मोबाइल नंबर फोन जो है वो बैंड है आपका, बिल्कुल भी आपको वहां नहीं लेके जाना है, ठीक है जी। इंस्ट्रक्शंस और क्या है, जब आप अपना फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय, यहां पर जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना 10 दिन का समय दिया था उन्होंने, यहां पर इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, देखो, द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 days ओल्ड, 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, और उस पर तारीख मेंशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो तारीख मेंशन करते हुए आपको यहां पर अपलोड करना है, ठीक है। इंश्योर दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन आल क्लियरली मेंशन ऑन द फोटोग्राफ, फोटो के ऊपर मेंशन हो आपका नाम जिस दिन आपने फोटो खिंचवाई थी वो। हालांकि ये बातें तो मैंने आपको बता ही दी हैं, फिर भी यूपीएससी के बारे में बहुत सारी आपने इन दिनों न्यूज सुनी होगी, फॉर्म फिल नहीं हो रहा था, इन्होंने डेट भी एक्सटेंड कर दी है ना, तो बड़ी परेशानी आ रही थी। और कोई ऐसे जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको इस बात को लेकर बड़ी परेशानी आई कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से बनाया जाए,
क्योंकि अब की बार उन्होंने जो फॉर्मेट था वो तो अलग दिखा रखा है, लेकिन ओबीसी का जो सर्टिफिकेट बनकर आता है उसका फॉर्मेट जाहिर सी बात है अलग होता है, ठीक है ना। उसमें भी बड़ी परेशानी आई थी। तो अगर कोई परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं, उसमें कमेंट में बता देना, ठीक है, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो। चलिए जी, उस प्रकार से ये हो गया आपका एग्जामिनेशन कहां कहां हो सकता है आपका इससे संबंधित। उससे पहले क्या इन्होंने बता रखा है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये है अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, शिमला, शिलोंग, प्रयागराज, जिसे पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, पटना, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, जम्मू, है ना। तो ये यहां पर क्या है आपके एग्जामिनेशन होंगे। इसके अलावा जो भी यहां पर और बातें इन्होंने लिख रखी हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखा है, जो भी अलॉटमेंट है सेंटर्स की, कि आपको सेंटर कैसे मिलेगा, आपका पेपर कहां होगा, तो इसके लिए इन्होंने कहा है अलॉटमेंट जो होगी ना सेंटर्स की, वो होगी कि आप पहले अप्लाई करो, पहले आपको अलॉट किया जाएगा वो सेंटर। फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस, ये इन्होंने तरीका अपनाया है, बहुत ही अच्छा तरीका है, पहले अप्लाई करो। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैंने आपको बता ही दिया, यहां पर बड़ा अच्छा तरीका बताया था मैंने, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है आपको, है ना। कुछ भी कोई क्वेरीज हो तो आप क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन होते हैं आपके, यहां पर सब बातें आपको पता लग जाएंगी। कैसे आप यहां पर फॉर्म फिल कर पाए या कुछ भी आपको परेशानी आए, सभी क्वेश्चन यहां पर इन्होंने लिख रखे हैं और सभी के आंसर भी दे रखे हैं। बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर दे रखे हैं, जो भी आपके मन में कोई कुंठा होगी क्वेश्चन पूछने की, वो आप यहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना जी। चलो, लॉगिन करना हो तो लॉगिन यहां पर इस प्रकार से आप कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के माध्यम से। ओटीआर कर लिया है तो इसके माध्यम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको परेशानी इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो अगर नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो, यहां पर हो रखा है पहले तो ओटीआर के माध्यम से आ जाइए, या मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के माध्यम से भी आप यहां पर आ सकते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं यहां पर क्या लिखा है इन्होंने, द सर्विसेज टू विच रिक्रूटमेंट इज टू बी मेड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन एंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज इन जूनियर टाइम स्केल ऑफ सर्विसेज आर गिवन बिलो। जब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए 12 वैकेंसीज हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के लिए 35 वैकेंसीज हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने जो बातें बताई हैं वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, इसको वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफी आपकी लेंथी हो जाएगी, फिर देखेंगे नहीं, उसका फायदा भी नहीं है ना। तो बनाने का फायदा इतना ही है कि आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाए और साथ में आप तक क्या है ये सूचना पहुंच जाए कि किस प्रकार की जो गलतियां हैं वो आपको नहीं करनी है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं, तो सभी ये तो बहुत बेसिक बातें होती हैं कि आप भारत के नागरिक हो, नेपाल से सब्जेक्ट भी हो सकता है या भूटान के भी हो सकते हैं, और इसके अलावा जो भी यहां पर आए थे कुछ समय पहले और यहां पर आकर बस गए हैं, टाइम भी बता रखा है कब के थे वो, है ना। तो ये तो वैसे बहुत बार बताया भी है मैंने पहले भी। चलिए जी, नोट 1 नोट 2 ये कुछ बातें होती हैं जो वो बताते हैं, है ना। नोट में जो बातें लिखी हो वो आपको जरूर पढ़नी है, ठीक है ना जी। इस प्रकार से और कुछ इन्होंने बता रखा है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर एडमिशन टू इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन। तो जो भी इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं कि फिटनेस का क्या क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग आप फिजिकली फिट होने चाहिए इन एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब इसके लिए देखें कैसे वो रेगुलेशंस क्या हैं, तो आपको अपेंडिक्स 3 देखना पड़ेगा, उसमें रूल्स बताए हैं रिलेटेड टू आईईएस और रिलेटेड टू आईएसएस, ठीक है ना। तो ये गैजेट कब पब्लिश हुआ था, 12 फरवरी 2025 को ये पब्लिश हुआ था, ये पॉइंट भी आपको देख लेना है। फीस क्या है, फीस के लिए क्या क्राइटेरिया रखा है, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कैंडिडेट्स एक्सेप्टिंग फीमेल SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी आर रिक्वायर्ड टू पे फी ऑफ ₹200। जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, जो महिला हैं उनका भी कोई पैसा नहीं लगेगा, जो PWD कैटेगरी में आती हैं, जो
दिव्यांगजन है उनका भी कोई पैसा नहीं लगेगा। इनको छोड़कर जो भी बच जाते हैं उनके 200 रुपए फीस लगेगी, एप्लीकेशन फीस लगेगी, ठीक है। और वो एप्लीकेशन फीस आप किसी के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। जो भी आप माध्यम यूज कीजिए, यूपीआई पेमेंट कीजिए, कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, जैसे भी आपको फील आए उसी के माध्यम से आप क्या कर देंगे, यहां पर पेमेंट कर देंगे, ठीक है जी। आप कह देंगे जी हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो जी। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड castes and scheduled tribes and person with benchmark disability are not required to pay any fee। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उनको कोई आवश्यकता नहीं है फीस पेमेंट करने की। इसके अलावा और क्या है, एप्लीकेशंस विदाउट प्रिस्क्राइब्ड फी आप कह सकते हैं वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर जो बाकी बच गए हैं वो अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो उनका कोई भी क्या है मान्यता नहीं मिलेगी उनके फॉर्म को, और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, तो ये फॉर्म इन्होंने दोबारा से बता दिया है, यही पॉइंट कैसे अप्लाई करना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वेबसाइट पर यह समझा दिया था कि कैसे आपको यहां पर अप्लाई करना है, सारी बातें हो जाएंगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बच जाता है तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नाम से एक इनका बॉक्स होता है, उसमें ढेरों सारी इन्होंने क्या है क्वेश्चंस बता रखे हैं। इस पर कहां दिखेगा वो, ये लिखा FAQ है ना, तो इसमें क्या है सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जो भी आपके मन में क्वेश्चन होंगे, इन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं उसका जवाब भी दे रखा है, ठीक है जी। तो वो आपको एक बार पढ़ लेने हैं, इसमें आपको कोई परेशानी फिर नहीं आएगी। और यही तो उद्देश्य है हमारा कि जो भी हम फॉर्म फिल कर पा रहे हो वो अच्छे से हो जाए बस, है ना जी। चलो जी, तो इस प्रकार मेन जो बातें थी वो मैंने बता दी है, किस प्रकार से आपको ये इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए अपना फिजिकल रिक्वायरमेंट बता रखी है, फंक्शनल अपने क्लासिफिकेशन क्या है वो बता रखी है। तो वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा, अदरवाइज आप क्या करेंगे नोटिस को डाउनलोड कर लेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है ना। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए फंक्शनल क्लासिफिकेशन और फिजिकल रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई है, वो भी आप चेक कर लेंगे, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये आपका क्या है, ये है अपेंडिक्स फर्स्ट। इसमें क्या बताया है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया है, आपके एग्जाम के बारे में। एग्जाम का सेक्शन 1 जो है उसमें आप चेक कर सकते हैं क्या बताया है इन्होंने। द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्लान। जो आपका एग्जाम होगा वो इस प्लान के अकॉर्डिंग होगा। पार्ट 1 की बात करें तो वो रिटन एग्जाम होगा, और ये रिटन एग्जाम कितने नंबर का होगा, तो आप कह सकते हैं 1000 नंबर का होगा। 1000 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, ये रिटन एग्जाम रहेगा। और पार्ट 1 के बारे में बता दिया मैंने। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में क्या है, वाइवा वोज ऑफ सच कैंडिडेट्स एज मे बी कॉल्ड बाय द कमीशन कैरिंग मैक्सिमम 200 मार्क्स। ठीक है, दो मैक्सिमम 200 मार्क्स लेकर आते हैं उनको कमीशन के द्वारा बुलाया जाएगा, और फिर उनका क्या हो जाएगा, ये वाइवा हो जाएगा। पार्ट 2 आप इसमें मान के चलिएगा। तो जैसे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बातें बताई हैं, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको पार्ट 1 के बारे में। ये पार्ट 1 क्या कहता है, द सब्जेक्ट्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन अंडर पार्ट 1, द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू ईच सब्जेक्ट और पेपर एंड द टाइम अलॉट शैल बी एज फॉलोज। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है किसके लिए, IES के लिए, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए क्या है आपका ये मैक्सिमम मार्क्स क्राइटेरिया। तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स की रहेगी, ठीक है, 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। जनरल स्टडीज की बात करें जिसे हम GS कह देते हैं, सामान्य अध्ययन कह देते हैं, 100 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद जनरल इकोनॉमिक्स 1, जनरल इकोनॉमिक्स 2nd, 3rd। तो इस प्रकार ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है, 200 नंबर के होंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक की बात करते हैं तो इसमें कितना आपको समय मिलना है, इसमें भी 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। चलिए जी, तो ये तो मैंने बता दिया है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के बारे में। लेकिन मैंने दूसरी जो बात बताई थी आपको, कौन सी थी, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के बारे में। इसमें भी आपका वही टाइम है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा टाइम का इसमें चेंज कर दिया गया है। इसमें सभी पेपर में 3-3 घंटे का समय था। इसमें जो आपके स्टैटिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव 1 और 2 है, इसमें 2 घंटे का समय है, बाकी सभी में 3-3 घंटे का समय है। तो एक बार आप क्या करेंगे, इस वीडियो को स्टॉप कर लेंगे और यहां पर चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आप चेक कर सकते हैं, सारी बातें क्लियर हुई आपको ये पॉइंट। चलिए जी, ये IES के लिए है, ये ISS के लिए है, इस प्रकार आपको ये बातें देखनी है।
नोट 1 में इन्होंने क्या लिखा है, स्टैटिस्टिक्स 1 एंड 2 विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे आपके, सॉरी, ठीक है जी। इसमें स्टैटिस्टिक्स 1 और 2 में 80 क्वेश्चंस विद मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 200 इन ईच पेपर टू बी अटेम्प्टेड इन 120 मिनट्स। ठीक है, 120 मिनट में आपको क्या होगा, ये सेक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स 3rd और 4th की बात करें तो ये किस प्रकार का होगा, ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। ठीक है, हैविंग शॉर्ट आंसर, स्मॉल प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस 50% है ना। तो इस प्रकार यहां इसको और भी चेक कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर जो होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम जो होती हैं वो भी 50% होंगी। तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, नोट 1 को, नोट 2, नोट 3 और नोट 4, 5, ये 5 बातें बताई है इन्होंने, तो वो चेक कर सकते हैं। 3rd में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, द पेपर्स ऑन जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज कॉमन टू बोथ इंग्लिश इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। तो दोनों के लिए ये जो सब्जेक्ट है आपका जनरल इंग्लिश और आपका जनरल स्टडीज, दोनों ही आईईएस के लिए और आईएसएस के लिए दोनों सेम रहेगा पोर्शन। और नोट 4 में क्या लिखा है इन्होंने, ऑल अदर पेपर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस विल बी सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है ना, तो जो बाकी बचे हैं इसके लिए, आईईएस के लिए, वो सब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। द डिटेल्स ऑफ स्टैंडर्ड एंड सिलेबी फॉर द एग्जामिनेशन आर गिवन इन सेक्शन 2 बिलो। बाकी जो इन्होंने सिलेबी के बारे में बताया है वो अपने सेक्शन 2 में बता रखा है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको पढ़ते चले जाएंगे, है ना। इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनके बारे में पता होगा। ठीक है ना जी, चलिए। और परसेंट इंपेयरमेंट देख सकते हैं। डिसेबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, ये किसके लिए है, तो आप कह सकते हैं विजुअल इंपेयरमेंट्स। सॉरी, ये थोड़ा सा सेट नहीं हो रखा ना, चलिए। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप रीड कर लेंगे। ठीक है जी, चलो। सेक्शन 2 में ये पार्ट 2 भी देख सकते हैं, इसमें वाइवा वॉइस की बात कही थी। तो जैसे मैंने पहले बताया था, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में ये वाइवा वॉइस की बात है, तो ये भी आप थोड़ा सा रीड कर लेंगे। इसके बारे में मैंने हालांकि आपको बता दिया, आपके पास कॉल आएगी तब आप इसमें पार्ट 2 में हिस्सा ले पाएंगे। चलो, सेक्शन 2 में उन्होंने क्या बताया है, आपका स्टैंडर्ड एंड सिलेबी के बारे में मेंशन किया है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, वो भी आप देख लीजिए। जनरल इंग्लिश के लिए, जनरल स्टडीज के लिए, है ना, क्या क्या बातें होने वाली हैं। एक बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जनरल इंग्लिश जो है और इसके अलावा जो जनरल स्टडीज हैं वो दोनों ही पेपर के लिए, यानी दोनों ही आईईएस के लिए और आईएसएस के लिए समान रहेगा। तो यहां पर मैं ऐसे बना देता हूं, ये कॉमन है जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज, ठीक है ना, दोनों के लिए। तो ये यहां पर आप चेक कर सकते हैं। इसमें है, पढ़ना क्या है आपको देख लेना है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे इन इंग्लिश। ठीक है ना, और बाकी बातें आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं। वैसे वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, ये तो आपको सिलेबस के बारे में तो बिल्कुल पता होगा, है ना। तो जैसे हम नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने सबसे पहले बता रखा है आईईएस के बारे में। ठीक है ना, आईईएस के बारे में, एक सेकेंड, सॉरी, इसको ऐसे चेंज करना पड़ता है बार बार, है ना, इस वजह से। आईईएस के लिए जनरल इकोनॉमिक फर्स्ट जब देखेंगे तो इसमें क्या सिलेबस रहता है, तो इसमें देखो पार्ट 1 में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ वैल्यू, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट बी में क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड्स इन इकोनॉमिक्स आ जाते हैं। तो ये देखो, इसके बारे में एक्सप्लेन करने की मेरे को लगता नहीं है कि आपको आवश्यकता है। बाकी आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है ना, कि आप फॉर्म फिल कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करना आए तो वो रजिस्ट्रेशन करना मैंने बता दिया है। और जो भी आप फॉर्म फिल करें तो फिर क्या कर देना है, आपको उस ओटीआर के माध्यम से आपको जाना है। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, सिंपल आपको पता होना चाहिए। अंडरटेकिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी इन द ओटीआर प्रोफाइल। तो उन्होंने बताया था ना कि आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो इनकी मेल आईडी पे डालना है। अगर गलती हो गई है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मौका है। इन्होंने कहा कि आप इस प्रकार से परफॉर्मा तैयार कीजिए और साथ में यहां पर अपना नेम डाल दीजिए, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मेल आईडी, न्यू मोबाइल नंबर कौन सा है जो कि आपको रजिस्टर्ड करवाना है, और न्यू मेल आईडी कौन सी है जो कि आपको रजिस्टर्ड करवानी है। तो आप इस फॉर्मेट के माध्यम से चल सकते हैं। यहां पर अपना नाम लिख देना, साइन कर देना, और जो ये अटैच डॉक्यूमेंट है
लिखे हुए वो आपको अटैच करने हैं। उसके बाद उनकी जो मेल आईडी मैंने बताई थी, उस मेल आईडी पर क्या कर देंगे, आप उनको सेंड कर देंगे और उनको रिक्वेस्ट करनी है कि हमारा मोबाइल नंबर जो है वो चेंज किया जाए ओटीआर में। हालांकि ओटीआर में चेंज नहीं होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, सहूलियत है आपके लिए। अगर गलती हो गई है ओटीआर में, मोबाइल नंबर की जगह कुछ और जो आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो आप नया मोबाइल नंबर उसमें ये कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो है, मैंने जो मेल आईडी आपको बताई है उस मेल आईडी पर आपको वो फिल कर देना है, वो सेंड कर देना है, ये ऐसे प्रोफार्मा बना के। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता लग गई है। सिलेबस मैंने जानबूझ के एक्सप्लेन नहीं किया है, इसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सिलेबस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिस डाउनलोड कर लेना। बाकी बातें मैंने बता दी हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था और कितनी यहां पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, मोस्टली बातें हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है एड्यूरोही नॉलेज वाइब की तरफ से। हम आपको अपने भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। चलिए जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।